आकांक्षा, आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, 9 मंत्रियों के पद है खाली। सोनिया लगाएंगी मंत्रियों के नामों पर अंतिम मोहर। अजय माकन ने संभाला राजस्थान के प्रभारी महासचिव का पद, 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन। सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने किया स्वागत। राजस्थान में वसुंधरा ने बढ़ाई सक्रियता, पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक कर रही है मुलाकात। पायलट गहलोत झगड़े के वक्त साधी चुप्पी पर उठ रहे थे सवाल। राजस्थान में कोरोना का कहर, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के बाद विधायक पब्बा राम हुए संक्रमित। हाईकोर्ट में भी 3 दिन तक कार्य स्थगित। और राजस्थान के भरतपुर में टला बड़ा हादसा, सेना के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी गड़बड़ी, खेतों में की गई इमरजेंसी लैंडिंग। राजस्थान में कांग्रेस के दोनों गुटों के एक होने के बाद एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दरअसल गहलोत मंत्रिमंडल में 9 सीटें खाली हैं, जिसमें से पायलट और उनके 2 समर्थक मंत्रियों को हटाए जाने के बाद रिक्त हुई 3 सीटें भी शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि पायलट गुट 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों के पदों की मांग कर रहा है। वहीं गहलोत पर बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को भी सरकार में जगह देने की चुनौती है, जबकि पार्टी विधायकों के अलावा गहलोत को समर्थन दे रहे निर्दलीय भी मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उधर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए गोविंद सिंह डोटासरा अपना पद छोड़ सकते हैं। वहीं लंबे समय से बीमार चल रहे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल को मंत्री पद से मुक्त किया जा सकता है। हालांकि मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामस्वरूप जुड़ गए हैं जयपुर से लाइव। रामस्वरूप, तो मंत्रिमंडल के विस्तार की बातें तेज हो गई है जब से बहुमत परीक्षण हुआ है, खासतौर पे उसके बाद से क्या कुछ समीकरण बनता नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से पिछले 1 महीने तक जो हमने गतिरोध देखा था राजस्थान सरकार के दौरान, तो उसको अब सुलह होने के बाद ऐसा लगता है कि अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सत्र होगा। तो सत्र पूरा होने के बाद में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और पूर्व में जैसा हमने बताया था कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो लंबे समय से बीमार है, तो तय है कि उनका जो डिपार्टमेंट है वो किसी और को दिया जाएगा। और उसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा जिनके पास में बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट यानी कि शिक्षा विभाग के उनके पास है, तो अब उनको चूंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है, वो प्रदेश के कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं, तो लिहाज उनका जो डिपार्टमेंट है वो भी किसी और नेता को दिए जाने की पूरी संभावना है। और चूंकि जब ये गतिरोध बना हुआ था तब 2 मंत्री पद जिनके पास थे, पायलट खेमे के जो 2 विधायक हैं विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, तो उनसे भी पद जो है छीन लिया गया था। तो जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं कि अभी जब नया मंत्रिमंडल विस्तार बनेगा तब सचिन पायलट खेमे के 5 से 6 विधायकों को इसमें मौका मिल सकता है। कोशिश यही है कि पायलट खेमे की कोशिश यही है कि उन्हें जो है करीब 6 के आसपास जो है मंत्री पद मिले, 3 कैबिनेट मंत्री का पद मिले और 3 जो है बाकी जो स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री का दर्जा मिले। तो कोशिशें पूरी है और अब ये क्योंकि इसको अमली जामा जल्द ही पहनाया जा सकता है, क्योंकि जो सुलह के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का पहले ऐलान किया गया था वो कमेटी बन गई है। अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और कमेटी बना ली गई है और वो सारे जो मुद्दे थे उनका रेजोल्यूशन की तरफ अब जो उनको रिजॉल्व करने की तरफ अब कांग्रेस पार्टी बढ़ती नजर आ रही है। रामस्वरूप, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास में लौटूंगी। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय वोरा जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, तो यहाँ पर मंत्रिमंडल के विस्तार की बातें जो है वो लगातार शुरू हो गई है, बहुमत परीक्षण हो गया, बहुमत साबित भी कर दी। क्या समीकरण आपको बनते नजर आ रहे हैं? किन किन अहम लोगों के नाम इसमें आपको शामिल होते नजर आ रहे हैं, खासतौर पर पायलट खेमे से? आकांक्षा, ये कहना भी मुश्किल है कि पायलट खेमे से कौन कौन के नाम आएंगे, क्योंकि पहले तो हमको ये पता करना होगा कि पायलट खेमे में आखिर है कौन। ये 19 विधायक जो थे
उनके अलावा भी क्या कोई पायलट के समर्थक हैं? क्योंकि इन 19 में से मुझे 2 नाम तो आप जानते हैं, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको लेंगे, इसके बारे में हम आश्वस्त नहीं हो सकते। और उसके अलावा कई जो दूसरे मंत्री हैं उनको यदि जगह दी जाएगी तो रीजनल जो समीकरण है, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है, उसको भी ध्यान में रखना होगा, न केवल किसका समर्थक आता है या किसका समर्थक नहीं आता है। तो हो सकता है कि पायलट के में से 3 के बजाय 4 मंत्री आ जाएं, लेकिन वो किस इलाके से आएंगे ये मुख्यमंत्री को देखना पड़ेगा। और ये नहीं भूलना चाहिए कि जो 10 निर्दलीय विधायक हैं और 6 बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पहले ध्यान रखना होगा। और उन्होंने कहा भी था कि वो पहले उन 102 लोगों का ध्यान रखेंगे जो उनके साथ बने रहे, और बाद में उन लोगों का जो कि दिल्ली में थे। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास भी लौटूंगी। आगे बढ़ेंगे। वहीं राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी अजय माकन ने अपना पदभार संभाल लिया है। माकन ने दिल्ली में एआईसीसी के दफ्तर में अपना पदभार संभाल लिया। वहीं अजय माकन को अविनाश पांडे की जगह राजस्थान कांग्रेस का नया प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें कि सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने जब बगावत की थी, तब कांग्रेस आला कमान ने जो 3 नेता राजस्थान भेजे थे उनमें अजय माकन भी शामिल थे। वहीं कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट की शिकायतों के निपटारे के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन शामिल हैं। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने अजय माकन को प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर बधाई दी है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं श्री अजय माकन को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उनका विस्तृत संगठनात्मक अनुभव पार्टी को मजबूत करने और राज्य इकाई के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में मदद करेगा। हम उनके साथ काम करने को उत्सुक हैं। वहीं सचिन पायलट ने बधाई देते हुए लिखा है कि श्री अजय माकन जी को राजस्थान प्रभारी महासचिव नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई। आपकी नियुक्ति से निश्चित ही राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को बल मिलेगा। उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं अजय माकन जी का वीर भूमि राजस्थान में स्वागत भी करता हूं। तो हमारे साथ बात करने के लगातार संजय वोरा जी और रामस्वरूप हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रामस्वरूप, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। अजय माकन ने आज जो प्रदेश प्रभारी का भार है वो संभाल लिया है, और क्या कुछ रहा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान? देखिए, आज शाम को 5:30 बजे के आसपास उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है, और हालांकि इनकी नियुक्ति जो है कल देर शाम को करीब 8:30 बजे के आसपास जो है हो गई थी। तो ऐसे में क्योंकि अजय माकन जो है वो उन्होंने इस पूरे जो 1 महीने का गतिरोध बना हुआ था, तो उस गतिरोध को सुलझाने में, उनको ठीक करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि उनकी भूमिका निभाने में केसी वेणुगोपाल ने भी बहुत काफ़ी योगदान रहा था, लेकिन अब जो है 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिससे दोनों ही पक्ष जो है, यानी कि जो गहलोत गुट हैं चाहे सचिन पायलट गुट हैं, उनमें दोनों में ही इस बात को लेकर अब नाराजगी नहीं है कि जो कमेटी बनाई गई है वो सही है। क्योंकि कमेटी में जो 3 नेता है वो बहुत सीनियर नेता है, बहुत लंबे अनुभव के नेता है, और वो खास तौर से संगठन में, सत्ता में और केंद्र के जो नेतृत्व है पार्टी का, उसमें साफ तौर पे पूरे तालमेल बिठाने की बात वो उनके द्वारा की जा रही है। क्योंकि जब सुलह का प्रयास हुए थे तब भी इन तीनों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चाहे राहुल गांधी से बातचीत हो, चाहे प्रियंका गांधी से हो, या फिर उनके बाद में सोनिया गांधी से हो। उसके बाद में भी पूरा बैलेंस बनाए रखा सरकार और संगठन के बीच में, और साफ तौर पे दोनों पक्षों को राजी किया गया, और हमने देखा उसका परिणाम बहुत अच्छा गया। प्रदेश में सरकार जो है सुरक्षित रही, और अब ये जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है उनकी, क्योंकि अब जब जिम्मेदारी उनको दे दी गई है तो सचिन पायलट की और क्या क्या मांगे हैं, उनके समर्थकों की क्या क्या मांगे हैं, उन पर कैसे विचार करना है, देखना भी एक बड़ी चुनौती जो है उनके सामने रहेगी। संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, तो यहाँ पर अविनाश पांडे की एग्जिट हो गया और अजय माकन को जो है प्रभार सौंपा गया है। एक अहम मांग जो थी सचिन पायलट की, जिन मांगों को लेकर वो आगे आए थे और बातचीत हुई थी, वो एक मान ली गई है। तो कितनी बड़ी चुनौती आपको यहाँ लग रही है अजय माकन के लिए आगे राजस्थान में? आकांक्षा, आपने बिल्कुल सही कहा कि सचिन पायलट की 2 प्रमुख मांगे थी। एक अविनाश पांडे को हटाया जाना, और दूसरा एक कमेटी का गठन। और ये दोनों मांगे इतनी जल्दी मान ली जाएंगी, ये इसकी हमको कतई उम्मीद नहीं थी। क्योंकि आमतौर पर आला कमान जब ऐसी किसी मांग पर फैसला करता है तो वो जानबूझकर देर करता है, ताकि उस नेता को ये न लगे कि वो एकदम
सफल हो गया है, उसकी मांग जो है वो दबाव बनाने में सफल हुआ है। लेकिन सचिन की दोनों मांगे तुरंत मान ली गई हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है और ये उनकी अहम जीत है। पर जहां तक अजय माकन का सवाल है, अजय माकन ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि वेणुगोपाल और अविनाश पांडे ये सब लाइट वेट नेता हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो पिछले 40-50 साल से राजनीति में हैं। उनके आगे ये लोग बहुत जूनियर हैं। जब अशोक गहलोत केंद्र में मंत्री बन चुके थे और वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके थे, अजय माकन उस समय एक स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे। तो ये इन लोगों का कद इतना बड़ा नहीं है कि ये अशोक गहलोत के सामने उस तरीके से बात रख पाए या आला कमान की बात को उस तरीके से पेश कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए चुनौती तो बहुत रहेगी, और कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह अविनाश पांडे के बारे में हमको सुनने को मिल रहा है, उसके पहले प्रभा राव, मुकुल वासनिक के बारे में सुनने को मिला कि वो अशोक गहलोत का ही एक परोक्ष बन के रह जाएं। जी संजय जी और रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। वहीं राजस्थान में बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक बार फिर सक्रिय होने की खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आला नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, जिसके बाद उनके आवास पर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। इससे पहले रविवार को वसुंधरा राजे ने पार्टी के सह संगठन मंत्री वी सतीश से भी बात की थी। इससे पहले जब राज्य में गहलोत सरकार से पायलट ने बगावत की थी, तब उनकी चुप्पी के मायने निकाले जा रहे थे। हालांकि विधायक दल की बैठक में उन्होंने पार्टी सर्वोपरि का नारा बुलंद किया था। तो संजय जी और रामस्वरूप हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले संजय जी का रुख करूंगे। संजय जी, तो एक लंबे अरसे से वसुंधरा की चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे थे, और अब जब पूरा सियासी हलचल शांत हो गई है, उसके बाद वसुंधरा सक्रिय नजर आ रही है। क्या मायने इसके निकाले जाएंगे? आकांक्षा, इसके मायने यही है कि शी इज डाउन बट सडनली नॉट आउट। जब वो विधानसभा चुनाव हारी, उसके बाद से अलग थलग रखा जा रहा था। पार्टी के जो महत्वपूर्ण निर्णय थे वो 3 लोग मिलकर कर रहे थे, राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। वसुंधरा इस पूरे दौर में, जब ये राजनीतिक संकट प्रदेश में बना हुआ था अशोक गहलोत सरकार वाला, तब वो धौलपुर में थी, वो नहीं आई यहाँ पर। तो अब उनको उस समय ये माना जा रहा था कि उनको बिल्कुल अलग थलग रखा गया है, लेकिन उनकी नड्डा से मुलाकात के बाद जिस तरीके से चीजें बदली हैं, ये लग रहा था कि बीजेपी सचिन पायलट गुट को समर्थन देके अशोक गहलोत सरकार को गिरा लेगी। उसमें अचानक जो परिवर्तन आया है, उनके ऊपर वसुंधरा राजे पर जब हमले हुए हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट की तरफ से, तब सिर्फ 2 एमएलए ने उसका विरोध किया, लेकिन अब आधा दर्जन से ज्यादा विधायक उसके बाद उन्होंने जाने से मना किया, गुजरात वगैरह। तो इनसे पता चलता है कि वसुंधरा राजे का दबदबा अभी कम नहीं हुआ है, और आने वाले समय में पार्टी उनका बहुत उपयोग करेगी। चुनाव तक हो सकता है स्थिति बदल जाए, लेकिन फिलहाल वो राजस्थान के जो निर्णय है, अब उसमें उनको शामिल करना पड़ेगा, और वो सक्रिय भी इसीलिए कहीं ना कहीं होगी। शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामस्वरूप, तो वसुंधरा राजे एक बार फिर सक्रिय होगी, किस तरह की हलचल आपको बीजेपी खेमे में नजर आ रही है? देखिए, किसी भी नेता को अपनी बात कहने का एक जरिया होता है, और चुप्पी साधना भी एक अपनी बात पहुंचाने का जरिया है, और वही जरिया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यहाँ पर अपनाया है। 1 महीने तक वो पूरे गतिरोध के बाद दौरान भी, पूरे सत्ता प्रदेश में जो भी सियासी संकट था उसके दौरान उसने एक भी बार जो है अपना बयान नहीं दिया। इस दरमियान लगातार राजेंद्र राठौड़ के, गुलाब चंद कटारिया के, सतीश पूनिया जी के बयान लगातार आते रहे, लेकिन उसके दरमियान भी वसुंधरा राजे ने पूरे महीने चुप्पी साधे रखी। और उसके तुरंत बाद में और वो दिल्ली पहुंची, और वहाँ पर जो बड़े नेता है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा हुए, उनसे पहले जो वी सतीश है उनसे मिली, तमाम जो वरिष्ठ नेताओं से मिली, और अपनी जो नाराजगी थी वो उसके सबके सामने रखी। लेकिन इस दौरान हमें देखने को मिला कि वसुंधरा राजे के समर्थक जो विधायक हैं, यानी कि जो उनके कट्टर समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने एक तरह से पार्टी में जो है सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और नेता प्रतिपक्ष जो गुलाब चंद कटारिया है, इन तीनों की बातों से एक तरह से किनारा कर लिया था। क्योंकि जब एक तरफ बाड़ाबंदी बीजेपी की शुरू हुई थी सत्र शुरू होने से 4 दिन पहले, तब कई विधायकों ने गुजरात जाने से साफ तौर पे मना कर दिया। 3 हेलीकॉप्टर बुक कराए गए थे, चार्टर प्लेन बुक कराए गए थे दिल्ली से जयपुर आने के लिए, जयपुर से विधायकों को लेकर के गुजरात जाने के लिए, लेकिन मात्र 1 चार्टर में मात्र 6 विधायक जा पाए, बाकी विधायकों ने
इनकार कर दिया था और अब वसुंधरा एक बार फिर यहाँ सक्रिय हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं आगे की तैयारी उनकी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सोमवार को जोधपुर का दौरा किया है। वो अचलावता गांव गए, जहां उन्होंने पाकिस्तान से आए एक शरणार्थी परिवार से मुलाकात की। इस परिवार के 11 लोगों की कुछ दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पूनिया ने इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ जांच की मांग की है। वहीं सीएम गहलोत पर भी हमला किया और कहा कि पीड़ित परिवार को अब तक कोई मदद नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री जी आए, किनसे मिल के गए, क्या करके गए, इनके मन में पीड़ा है और मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में जो वीडियो जारी किया उस लड़की ने, उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं और उन बातों की निष्पक्ष तरीके से बहुत गहन जांच की आवश्यकता है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। At LPU, I got exposed to new age technologies like AI and big data at Centers of Excellence by Google, SAP and Oracle. These learnings helped me to get a job with Microsoft at a package of rupees 42 lakh. Think big, lovely professional university. सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। राजस्थान के फलौदी से बीजेपी के विधायक पब्बा राम विश्नोई कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। विश्नोई के बेटे और पोता भी कोरोना से संक्रमित हुआ है। इससे पहले राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने भी कोरोना से संक्रमित होने का ट्वीट कर बताया था। वहीं आपको बता दें कि पब्बा राम ने विधानसभा सत्र में भाग लिया था, जिसके बाद उनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन होने की सलाह दी गई है। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और राज्य में कोरोना संक्रमितों की तादाद करीब 62,000 पर पहुंच चुकी है। उधर कोरोना संक्रमण के चलते राजस्थान हाई कोर्ट में 3 दिन के लिए कार्य स्थगित है, जिसके चलते बीएसपी विधायकों के मामले में फैसले को लेकर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल बीएसपी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी है, जिस पर हाई कोर्ट में सभी पक्षों ने सुनवाई कर दी है और फैसला लिखा जा चुका है। सोमवार को अदालत इस पर फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद अदालत में कार्य स्थगन किया गया, लिहाजा अब फैसले के लिए इंतजार करना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले में सुनवाई टल गई है। ये सुनवाई अगले सप्ताह तक टाली गई है। अब मामले में सुनवाई अगले सप्ताह में होगी। दरअसल बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बीएसपी ने विलय के खिलाफ याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सदन में हुए किसी भी तरह के समझौता और लेन देन अदालत के आदेश के अधीन होगा। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में बीएसपी की ओर से पेश हुए वकील सतीश चंद्र मिश्र ने अदालत से एक अंतरिम आदेश की मांग की थी और कहा था कि अगर इस तरह से चीजों की अनुमति दी जाती है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं चल सकती। आपको यहां पर यह भी बता दें कि राजस्थान में बीएसपी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में इस विलय को मंजूरी दे दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा के निवासियों को बड़ी सौगात दी है। अशोक गहलोत ने कोटा में 1056 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है।
अशोक गहलोत ने अपने निवास से ऑनलाइन 12 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें कोटा शहर में बने अंडरपास, ओवरब्रिज और सर्कल निर्माण के विकास कार्य शामिल है। इस दौरान नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान सरकार विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने देगी, लेकिन केंद्र सरकार प्रदेश के साथ अन्याय कर रही है। कोरोना पर बोलते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि ये खतरनाक महामारी है, इसका खतरा अभी टला नहीं है, सरकार इसे काबू में रखने की कोशिश कर रही है। जो माहौल राजस्थान में बना है विकास का, कोरोना के बावजूद भी हमारे सरकार की तरफ से भी आपने देखा होगा कि विकास ठप नहीं हो, रुके नहीं। हालांकि लॉकडाउन में तकलीफ आई, सारी फैक्ट्रियां, दुकानें, सब लोग घरों में बंद हो गए और सबने देखा कि एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है अर्थव्यवस्था को। भी रेवेन्यू अभी तक भी मुश्किल से 40% क्रॉस कर रहे होंगे हम लोग। संकट आज भी है कोरोना का, आप देख रहे हो, और सरकार जूझ रही है कोरोना जंग को, कैसे हम कोरोना को हराएं, विजय प्राप्त करें। इसमें हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि एक भी व्यक्ति, जैसे हमने कहा, भूखा नहीं सोए, उसी ढंग से कोरोना की बीमारी से कोई व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो, ये सरकार का प्रयास है। राजस्थान के भरतपुर में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। भारतीय सेना के एक हेलीकॉप्टर में अचानक से तकनीकी गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद खेत में उसकी आपात लैंडिंग कराई गई। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के सीमावर्ती गांव सेहड़ा के जंगलों में सेना के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खामी दूर होने के बाद हेलीकॉप्टर ने करीब 15 मिनट बाद उड़ान भरी। इसके बाद हेलीकॉप्टर ने मथुरा के लिए उड़ान भरी। कोरोना काल में स्कूल फीस बहस का मुद्दा बनती जा रही है। नया मामला जयपुर के रामनगर स्थित शारदा पब्लिक स्कूल का है, जहां स्कूल के बाहर अभिभावकों ने फीस को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। अभिभावकों ने प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंप फीस माफ करने की गुहार भी लगाई। परिजनों का कहना है कि कोरोना के चलते स्कूल काफी वक्त से बंद है, इसके बाद भी स्कूल संचालक लगातार उन पर फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, अभिभावकों ने स्कूल पर फीस जमा करने वाले अभिभावकों के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं देने के भी आरोप लगाए। नाराज अभिभावकों का कहना है कि इससे उनके बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। भेदभाव कर रखा है, जिनकी फीस आगे उनको चला रहे हैं और बच्चों पे दबाव डाल रहे हैं। अभी इस समय 6 महीने से आप जानते हो सब कुछ बंद पड़ा है और लोगों की नौकरी चली गई, सब चली गई। एक निवेदन करना है, साहब भेदभाव मत करो। नहीं, गाइडलाइन, अरे ये गाइडलाइन की कौन सी अनुपालना कर रहे हैं? झुंझुनू में 20 अगस्त से शुरू होने वाली इंदिरा रसोई में अब लाइब्रेरी भी शुरू की जाएगी। जिला कलेक्टर यूडी खान ने शहर में संचालित होने वाली 3 इंदिरा रसोई की जगहों का जायजा लिया। उन्होंने सबसे पहले बीडी के अस्पताल, फिर बस स्टैंड और उसके बाद नगर परिषद के रैन बसेरे में संचालित होने वाली इंदिरा रसोई की तैयारियां देखी और जरूरी दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार इंदिरा रसोई के ऊपर 100 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। इस संदर्भ में जो खाना खाने वाले हैं उनको अतिथि का दर्जा देते हुए उनको बैठने की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। साथ में पंखे और आवश्यकता अनुसार अन्य और व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ में ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इंदिरा रसोई है उस जगह पर पुस्तकों का, बुक्स का संधारण भी हो, ताकि लाइब्रेरी के रूप में भी उसको एक सेंटर के रूप में डेवलप किया जा सके। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और 20 तारीख से दोनों चीजें साथ साथ चलेगी। आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा के परिणाम में असफल रहे अभ्यर्थियों की तरफ से कई तरह की खामियों के आरोप लगाए गए थे। पिछली परीक्षाओं में कंप्यूटराइज्ड चेकिंग प्रक्रिया से कई अभ्यर्थियों की कॉपियां चेक नहीं होने और गलत नंबर दिए जाने के मामले सामने आए थे। ऐसे में इस बार भी कंप्यूटराइज्ड चेकिंग प्रक्रिया पर संदेह पैदा हो रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच मैनुअल होनी चाहिए। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देखे और अभ्यर्थियों की मांगों को सुने, ताकि योग्य अभ्यर्थी इस परीक्षा से वंचित न रहें।
RS परीक्षा अभ्यर्थी 2018 वालों के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। तमाम विसंगतियों की वजह से हम तमाम जगह CM साहब तक हमारी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि CM साहब बेरोजगार अभ्यर्थियों के प्रति बहुत संवेदनशील है और यदि हमारी मांगें नहीं सुनी गई तो इस कोरोना काल में हमको गाइडलाइन की अनुपालना करते हुए एक सांकेतिक धरना करना पड़ेगा। हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग तो यही है कि RS मेंस 2018 की कॉपियों को मैन्युअली जाँच किया जाए और जाँच करने के बाद में परिणाम को रिशफल किया जाए। उधर जयपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता RCA के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने की। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए वैभव गहलोत ने कहा कि सरकार ने नए क्रिकेट स्टेडियम के लिए अप्रूवल दे दी है और जल्द ही इसके लिए आगे का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि BCCI ने फिलहाल घरेलू टूर्नामेंट के आयोजन की अनुमति नहीं दी है। BCCI से अनुमति मिलने के बाद जल्द ही सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी ताकि नए खिलाड़ियों को उचित अवसर दिया जा सके। जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद राज्य सरकार और भी कई सेक्टर्स जिस तरह से खोल दिए हैं, आने वाले समय में भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार, मुझे पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर एंड में हमें डोमेस्टिक क्रिकेट का जो शेड्यूल आएगा BCCI की गाइडलाइंस के अनुरूप, उसमें हमें ज़रूर सहमति मिल सकती है। सूरत राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।